गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 30 ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी डायरियल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज डायरिया एंड व्हाट आर एंटी डायरियल्स ड्रग। तो डायरिया इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लिक्विड फेसेस विथ और विदाउट ब्लड और म्यूकस। तो डायरिया जो है एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को फ्रिक्वेंटली मोशंस होते हैं और जो फेसेस होते हैं वो लिक्विड कंसिस्टेंसी के होते हैं और उसके साथ ब्लड या फिर म्यूकस भी पेशेंट के बॉडी से एक्सक्रीट होता है या फिर कभी कभी ओनली लिक्विड फेसेस बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है। मीन्स जो पेशेंट है उसे लूज मोशंस होते हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी है मोशंस का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये किसके वजह से होता है? इट कैन बी कॉज बाय अ वेराइटी ऑफ कंडीशन सच एज इन्फेक्शन, एलर्जी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो इसके लिए जो है अलग अलग कंडीशंस है, जैसा कि अगर जीआई ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई एलर्जी की वजह से भी डायरिया हो सकता है और लूज मोशन हो सकता है। उसके बाद इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी डायरिया वाली कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो एंटी डायरियल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी डायरियल एजेंट्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट डायरिया। तो एंटी डायरियल एजेंट्स सिंपली ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ट्रीट करते हैं डायरिया और डायरियल कंडीशंस को। तो जो भी पेशेंट में डायरिया होता है उसका ट्रीटमेंट पहला स्पेसिफिक तरीके से करते हैं। मीन्स जो भी डॉक्टर है वो पहले डायग्नोस करेगा कि कौन से रीज़न की वजह से जो पेशेंट है उसे डायरिया हुआ है। आइदर बैक्टीरिया से हुआ है, आइदर वॉर्म से हुआ है या फिर प्रोटोजोआ से हुआ है। तो डॉक्टर फिर अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस उसे ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देगा, जिसमें अगर डायरिया बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग देगा, अगर वार्म से इन्फेक्शन हुआ है और डायरिया प्रोड्यूस हुआ है तो एंथेलमेंटिक देगा, या फिर प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन हुआ है और डायरिया प्रोड्यूस हुआ तो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट देगा। तो पहले जो है रूट कॉज वो फाइंड आउट करेगा डॉक्टर और उसके बाद वो रूट कॉज पे जो एक्ट होने वाले ड्रग है वो पेशेंट को देगा। आफ्टर दैट सेकंड ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स द कंट्रोल ऑफ डायरिया विथ एंटी डायरियल एजेंट एंड करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। तो पहला तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था कि भाई किसके वजह से डायरिया हुआ है, आइदर बैक्टीरिया से हुआ है, वॉर्म से हुआ है या प्रोटोजोआ से हुआ है, उसके हिसाब से स्पेसिफिक ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर। उसके बाद जो सिम्टम्स है जिसमें फ्रीक्वेंटली लिक्विड कंसिस्टेंसी के मोशंस हो रहे हैं तो उससे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर एंटी डायरियल एजेंट्स को प्रिस्क्राइब करेगा। उसके बाद ड्यू टू फ्रीक्वेंट लूज मोशन, मीन्स जो पेशेंट को डायरिया हो रहा है उसमें से फ्लूइड का जो है लॉस फ्रिक्वेंटली हो रहा है और उसकी वजह से जो है वाटर लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी के अंदर वो भी लॉस हो रहे हैं। तो एज अ सपोर्टिव थेरेपी करके डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देगा और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देगा, जिसके वजह से जो पेशेंट है जिसमें वाटर लॉस हुआ है एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस हुआ है वो फिर से रिटेन हो जाएगा। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल।
तो इसमें 3 टाइप के एंटी डायरियल्स आते हैं। फर्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स, दूसरा आता है ड्रग अफेक्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटेलिटी, और तीसरा आता है मिसलेनियस एजेंट्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स। These agents absorb noxious substances such as gases, bacteria and bacterial toxins। तो ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि नॉक्सियस सब्सटेंस जैसे कि गैस हो गया, जीआई ट्रैक्ट में अगर गैसेस फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अलावा जो बैक्टीरियाज है और जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हुए टॉक्सिक मटेरियल और टॉक्सिन है उसे एब्जॉर्ब करने का काम जो है ये एजेंट करते हैं, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा सम ऑफ दिस possess an astringent action while other protects the gastrointestinal membrane from irritants by coating it। तो ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स, इसमें के कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो कि एस्ट्रिंजेंट इन नेचर है। इसके अलावा दूसरे जो एजेंट्स है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेम्ब्रेन पे एक लेयर फॉर्म करते हैं और प्रोटेक्शन फॉर्म करते हैं और कोटिंग फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके वजह से इरिटेशन हो रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेम्ब्रेन को, उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये एजेंट्स करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में आता है पेक्टिन। When ingested, it passes into the intestinal tract where it acts by mechanical coating। तो पेक्टिन जब इंजेस्ट करते हैं हम डायरियल पेशेंट को, तो ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाता है और वहां पे कोटिंग फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये मैकेनिकल कोटिंग की वजह से जो भी इंफेक्शन हुआ है ड्यू टू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है और इंटेस्टिनल मोटेलिटी बढ़ाने का काम करती है, उससे पेक्टिन प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड ड्रग आता है एक्टिवेटेड वुड चारकोल। It is widely used in the treatment of flatulence, dyspepsia and various type of diarrhea। तो ये जो एक्टिवेटेड वुड चारकोल है, ये जिन्हें गैसेस का प्रॉब्लम है, जिसे पेप्सिन जो एंजाइम है उसमें इरेगुलरिटी है सिक्रीशन में, या फिर डायरिया हुआ है किसी पेशेंट को, इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए एक्टिवेटेड वुड चारकोल एज अ प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट करके यूज होता है। इसके अलावा इट इज यूजफुल फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विथ अल्कोलॉइड्स लाइक मॉर्फिन एंड स्ट्रिक्निन। तो ऐसे पेशेंट में भी ये चारकोल जो है ये यूज होता है इन इमरजेंसी कंडीशन जहां पे अल्कोलॉइड्स का पॉइजनिंग होता है, स्पेशली मॉर्फिन और स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग होता है किसी पेशेंट को। तो ऐसे कंडीशन में एज अ प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट करके चारकोल्स को यूज करते हैं। इट यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय माउथ इन द डोज ऑफ 4 to 8 ग्राम और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। तो ये एक तो इंडिविजुअली यूज करते हैं और ओरली देते हैं, और इसका डोज बहुत ज़्यादा है 4 to 8 ग्राम। इसके अलावा यूनिवर्सल एंटीडोट्स के साथ भी एज अ अदर इंग्रेडिएंट और एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इसे देते हैं। उसके बाद लाइट केओलिन थर्ड ड्रग, पहला हमने पेक्टिन देख लिया, उसके बाद एक्टिवेटेड वुड चारकोल देख लिया, अब हम लाइट केओलिन पे आते हैं। ये भी एड्सॉर्बेंट है और ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियल टॉक्सिन को एड्सॉर्ब करने का काम करता है, मीन्स अपने सरफेस पे पकड़ के रखता है।
A mixture containing 20% kaolin with 1% pectin is used in the dose of 30 ml. तो ये जो है केओलिन, ये पेक्टिन के साथ एज अ मिक्सचर करके यूज होता है एज अ एड्सॉर्बेंट इन केस ऑफ डायरिया और अदर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है ड्रग अफेक्टिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी। तो ऐसे ड्रग जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी को कम और ज्यादा करने का ताकत रखते हैं। यहां पे हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी ये कम करेगा। हमने जो टाइटल लिया है ड्रग अफेक्टिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, ये बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। बट इन केस ऑफ डायरिया हमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है वो कम करना है, जो प्रोपेल्सिव एक्टिविटी है उसे कम करना है। तो इस कैटेगरी में जो है मोस्टली जो है ओपिएट्स आते हैं, जो कि पावरफुल एंड रिलायबल इनिबिटर है ऑफ प्रोपेल्सिव एक्टिविटी ऑफ द बोवेल। तो बोवेल, इससे पहले भी हमने बोला था कि जो स्टमक के नीचे का जो बाकी का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये जो पार्ट है इसे हम बोवेल बोलते हैं। और ये बोवेल में प्रोपल्सिव एक्टिविटी होता है, मींस वेव लाइक एक्टिविटी। वेव जैसा वेव होता है समंदर में, जो वेव आता है वो वेव का जो मोशन होता है वैसा ही सेम मोशन जो है हमारे बोवेल में होता है, जो कि फूड मटेरियल को आगे धकेलने का काम करता है। तो ये जो प्रोपेल्सिव एक्टिविटी जो है बोवेल का, उसे इनिबिट करने का काम जो है ये ओपिएट्स करते हैं। तो इसमें भी जो ड्रग है कोडीन, ये यूज होता है, जो कि इनिबिट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी। तो इसका जो डोज है 30 to 60 mg का डोज देते हैं एज अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी इनिबिटर। उसके अलावा द बेलाडोना अल्कोलाइड्स पर्टिकुलरली एट्रोपिन इज यूज्ड टू रिलीव कोलिक एसोसिएटेड विथ डायरिया। तो बेलाडोना अल्कोलाइड्स में एट्रोपिन जो है ये यूज करते हैं ऐसे कंडीशन में और ऐसे डायरियल कंडीशन में जो कि कोलिक के वजह से हुआ है। ठीक है, तो कोलिक एसोसिएटेड डायरिया जो है उसमें रिलीफ के लिए एट्रोपिन का यूज करते हैं, जो कि बेलाडोना अल्कोलाइड है। उसके बाद आते हैं हम मिसेलिनियस ड्रग्स पे, थर्ड कैटेगरी। इसमें जो है एस्ट्रिजेंट्स यूज करते हैं। एस्ट्रिजेंट्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रेसिपिटेट सुपरफिशियल प्रोटीन, फॉर्म अ लेयर ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरिटेशन। तो ये जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, जो सुपरफिशियल प्रोटीन जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे उसको प्रेसिपिटेट करते हैं और प्रेसिपिटेट करके म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक लेयर फॉर्म करते हैं। और ये लेयर जो है ये काम करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो भी इंफेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इंफेक्शन, प्रोटोजोअल इंफेक्शन, ये इन्फेक्शन जब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करने का काम करता है, तो इसमें रिलीफ दिलाने के लिए एस्ट्रिंजेंट्स यूज होते हैं। और ये एस्ट्रिंजेंट्स जो है सुपरफिशियल प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करके म्यूकस मेम्ब्रेन पे लेयर फॉर्म करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन के इरिटेशन से। तो यहां पे हमारे एंटी डायरियल्स खत्म हो गए। अभी हम एनोरेक्टल प्रिपरेशंस देखते हैं। द टर्म anorectal itself implies that the drugs are related to anus and rectum। तो ये जो एनोरेक्टल प्रिपरेशन है ये ऐसे ड्रग है जो कि रिलेटेड है एनस और रेक्टम से। द एनोरेक्टल प्रिपरेशन इंक्लूड्स
ड्रग यूज बाय द वे ऑफ एनेमा और एनेमाटा एंड ड्रग इंसर्टेड थ्रू एनस बाय द वे ऑफ सपोजिटरीज। तो एनोरेक्टल प्रिपरेशंस में दो फॉर्म आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एनेमा और उसे हम एनेमाटा भी बोलते हैं, और दूसरा जो कि सपोजिटरीज हम बोलते हैं, एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग इनकारपोरेट करते हैं और उसे एनस में इंसर्ट करते हैं। तो ये दो फॉर्म जो है ये एनोरेक्टल प्रिपरेशंस में आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एनेमाटा और एनेमा। In case of retention enema, the drug act locally or may act systemically after absorption through the mucous membrane। तो एनेमा जो है इसमें भी एक आता है रिटेंशन एनेमा, मीन्स ये एनल कैविटी में रिटेन होके रहता है। तो ये दोनों इफेक्ट शो करता है, इसके अंदर जो ड्रग होता है एनेमा के अंदर वो दोनों इफेक्ट शो करता है। एक तो लोकल इफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज सिस्टेमिक इफेक्ट भी शो करता है जब वो एनल कैविटी से एब्जॉर्ब होता है और उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है एनल कैविटी में वहां से वो एब्जॉर्ब होता है। तो दोनों इफेक्ट जो है ये एनेमा शो करता है, स्पेशली रिटेंशन एनेमा। तो इसका एग्जांपल है पैराअल्डिहाइड एनेमा इज गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेसल एनेस्थेसिया। तो पैराअल्डिहाइड एनेमा का डिस्कशन हमने ऑलरेडी जनरल एनेस्थेटिक्स में किया हुआ है। तो उसमें जो है पैराअल्डिहाइड एनेमा जो है ये रिटेंशन एनेमा करके काम करता है और ये जो है बेसल एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है। द अदर टाइप ऑफ एनेमाटा इज इवैक्यूएंट एनेमा। तो इसमें हमने पहला रिटेंशन एनेमा देखा, दूसरा फॉर्म है इवैक्यूएंट एनेमा which is used for cleansing bowel to remove worms, mucus और fecal matter। तो ये जो एनेमा है ये यूज करते हैं टू क्लीन बोवेल। जो बोवेल होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड अगर अटका हुआ है और स्टॉप हुआ है या फिर वहां पे कोई डर्ट है तो उसको क्लीन करने के लिए जो है ये इवैक्यूएंट एनेमा यूज करते हैं और जिसके वजह से जो भी अनवांटेड वॉर्म्स है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा जो म्यूकस लेयर है जो बहुत ज़्यादा अगर बनी हुई है बोवेल में तो वो भी निकल जाती है, एज वेल एज फेकल मैटर जो है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी वहां से निकल जाता है। तो ये इवैक्यूएंट एनेमा ये मोस्टली जो पेशेंट को मोशंस करने में प्रॉब्लम जाता है उसमें ये इवैक्यूएंट एनेमा यूज होता है। तो एग्जांपल आएगा सोप वाटर एनेमा जो कि इवैक्यूएंट एनेमा करके यूज होता है। इसके बाद आते हैं हम सपोजिटरीज पे। सपोजिटरीज आर मेनली यूज फॉर लोकल इफेक्ट। तो ये सपोजिटरीज जो है ये लोकल इफेक्ट के लिए मोस्टली यूज होता है। In this case, the medicament is enclosed in suitable base and formed into cone-like shape to ensure easy insertion of it into anus, vagina, rectum, etc. तो ये सपोजिटरीज का स्ट्रक्चर जो होता है ये लाइक बुलेट होता है, जो गन में बुलेट होती है वैसा होता है, जहाँ पे बुलेट को जैसा आगे में कोन लाइक शेप दिया होता है वैसा ही सपोजिटरीज को कोन लाइक शेप दिया होता है। और इसके अंदर जो है सपोजिटरीज के अंदर जो भी मेडिकामेंट है और ड्रग है वो इनकारपोरेट किया जाता है और जो बेस है वो भी ऐसा सिलेक्ट किया जाता है जो कि एनल पीएच पे, वजाइनल पीएच पे और रेक्टल पीएच पे जो है बेस जो है ये लिक्विफाई हो जाए और जिसके वजह से जो ड्रग उसके अंदर है सपोजिटरीज के अंदर वो रिलीज हो जाए और वो अपना इफेक्ट दिखाए। तो ये जो ड्रग है जो कि सपोजिटरीज के अंदर होता है ये लोकली काम करता है।
तो इसका अगर हम शेप देखेंगे तो ये बुलेट जैसा होता है, जहां पे एट द टॉप कोन लाइक शेप होता है, जो कि इसेंशियल है फॉर इजी इंसर्शन इनटू एनस, वजाइना और रेक्टम। मीन्स ये शेप के वजह से हम सपोजिटरीज जो है इजीली इंसर्ट कर सकते हैं एनल कैविटी में और वजाइना में और रेक्टम में। आफ्टर इंसर्शन इनटू बॉडी द सपोजिटरीज मेल्ट ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर एंड द मेडिकामेंट इज रिलीज फॉर इट्स फर्दर एक्शन। तो ये जो है जैसे ही सपोजिटरीज इंसर्ट करते हैं इनटू द बॉडी वाया रेक्टल रूट और वजाइनल रूट और एनल रूट, तो ये बॉडी टेम्परेचर के वजह से जो बेस है सपोजिटरीज का मेल्ट होता है और जो मेडिकामेंट है वो रिलीज होता है, और ये जो मेडिकामेंट रिलीज हुआ है ये अपना एक्शन दिखाता है, बट ये एक्शन जो होता है ये लोकल एक्शन होता है। इसमें जो है वेरियस ड्रग्स यूज होते हैं सपोजिटरीज में। उसमें आएगा मर्क्यूरियल्स जो कि डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है। ग्लिसरीन सपोजिटरीज यूज होती है फॉर डिफिकेशन एक्ट, मीन्स टू रिमूव अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बोवेल और फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। ग्लिसरीन सपोजिटरीज को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर पेन है तो पेन किलिंग इफेक्ट के लिए बेंजोकेन यूज करते हैं और बेंजोकेन सपोजिटरीज यूज करते हैं एज अ पेन किलर। तो ये हो गए एनोरिक्टल प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट आता है एनेमा और दूसरे आते हैं सपोजिटरीज। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 जो है वो खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।